Hello everyone, welcome again in my next lecture on Big M method for solving a linear programming problem. So let us start. What is Big M method? Big M method is also known as Charney's penalty method. And why the name penalty method is given to this method? Suppose we have an equation which is mathematically balanced from both sides. For example, 2x1 plus 3x2 is equal to 5. So to find the column of unit matrix, we have to introduce a variable, say a1 here. So 2x1 plus 3x2 plus a1 is equal to 5. अब क्योंकि मैथमेटिकली पहले से ही ये इक्वल था तो लेफ्ट हैंड साइड में a1 को ऐड करना, दिस वायलेट्स द कंडीशन, एंड ड्यू टू दिस वायलेशन there is a penalty in the objective function which will be m times the value of artificial variable, where m is a very large positive number. If the problem is of maximization, then penalty is minus ma1. If the problem is of minimization, then it will be plus ma1. So here I have written how to start the method. Convert the problem into standard form, means अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे. ऑल bi मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्लैक सरप्लस वेरिएबल लगा लेते हैं. एंड नेक्स्ट स्टेप 2 में जब ये इक्वल हो गए तो जहाँ पर सरप्लस वेरिएबल लगा उसके साथ में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ज़रूर लगेगा, या अगर इक्वेशन कहीं है तो उसमें भी आर्टिफिशियल वेरिएबल लगेगा. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इक्वेशन दे रखी है तो उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में, या अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की कंडीशन है तो उसमें एक सरप्लस वेरिएबल और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लगेगा. So we can understand this by an example. See the example, minimize z is equal to 2x1 plus x2. मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है और कंडीशंस दे रखी हैं 3x1 plus x2 is equal to 3. सेकेंड कंडीशन 4x1 plus 3x2 greater than equal to 6, and third is x1 plus 2x2 less than equal to 4. So जैसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात करी थी, पहले हम इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे. वो कैसे करते हैं कि इस z को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और तो ये हो जाएगा -2x1 -x2. एंड सी हियर दिस इज इक्वल, यहाँ पर सेकंड वाले इसमें एक सरप्लस वेरिएबल लगेगा 4x1 plus 3x2 -s2 इज इक्वल टू 6. तो जैसे हमने पहले बताया था अभी कि जहाँ इक्वेशन हो उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लगेगा. तो जो पहली कंडीशन ये आप देख रहे हैं जहाँ मैं एरो चला रहा हूँ, 3x1 plus x2 इज इक्वल टू 3, ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पर इसमें एक प्लस a1 आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा, क्योंकि हमें यूनिट मैट्रिक्स का एक कॉलम चाहिए. यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम क्या होता है, या तो 1 0 0 होता है, या 0 1 0 या 0 0 1, ऐसे अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर 1 0 0 किसी भी उससे नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाना पड़ा. अब इसमें एक सरप्लस वेरिएबल लगा था -s2, लेकिन उसके कोफिशिएंट से भी क्या आएगा 0 -1 0, उससे भी यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम नहीं आता. तो इस सेकंड वाले में क्या है, सरप्लस वेरिएबल भी लगेगा और साथ ही साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी लगेगा. तीसरे वाले में इसमें x1 plus 2x2 लेस देन इक्वल टू 4, इसमें केवल स्लैक वेरिएबल लगेगा. और आप देखेंगे इसमें अगर हम स्लैक वेरिएबल जो भी लगाएंगे प्लस मान लीजिए s2 कर दिया तो ऊपर s2 नहीं है, यहाँ 0 0 और यहाँ कोफिशिएंट 1 आ जाएगा. तो जो स्लैक वेरिएबल है वो तो अकेला ही आता है अपने साथ
इसके साथ कुछ नहीं आता। जहाँ सरप्लस वेरिएबल है उसके साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल जरूर आता है, और जहाँ इक्वेशन है वहाँ केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट इसको थोड़ा और अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं कि देखिए मैंने ये लिखा है, प्रॉब्लम होगी हमारी मैक्सिमाइज माइनस जेड इक्वल टू -2x1 -x2। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से कन्वर्ट किया इसको। इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 इन द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज ये फर्स्ट कंडीशन इतने हैं 3x1 + x2 = 3, ये फर्स्ट कंडीशन थी। इसमें हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 ऐड किया तो ये आ गया सी। अब शायद आपको समझ आ गया आगे, ये a1 लगा। अब चूंकि ये तो इक्वेशन पहले से थी, ये a1 ज़बरदस्ती लगा इसमें, तो ये ज़बरदस्ती मीन्स इट वायलेट्स द कंडीशन मैथमेटिकली, एंड ड्यू टू दिस वायलेशन देयर इज ए पेनल्टी -ma1 टाइम्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। -m × a1 यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम रखेंगे आगे नेक्स्ट पेज पे। नाउ सेकेंड कंस्ट्रेंट को देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल s1 एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 इन द सेकेंड कंस्ट्रेंट। सेकेंड कंस्ट्रेंट क्या है, ये लिखा है मैंने 4x1 + 3x2 > 6। तो इसमें पहले s1 आएगा तो यहाँ -s1 किया, ये इक्वल 6 होगा, राइट। अब ये इक्वल हो गया, इसके बाद हमने इसमें a2 ऐड किया +a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल। क्यों किया, क्योंकि s1 के कोफिशिएंट से यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम नहीं आता, इसलिए ये a2 ऐड करना पड़ा। अगेन दिस a2 इज़ आर्टिफिशियल वेरिएबल, सो इस आर्टिफिशियल वेरिएबल की वजह से फिर से पेनल्टी लगेगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो एक और यहाँ आ जाएगा -ma2, एक -ma1 आया, एक -ma2 आ जाएगा। एंड इन द थर्ड कंस्ट्रेंट यहाँ लिखा है, एंड फाइनली इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल s2 इन द थर्ड कंस्ट्रेंट x1 + 2x2 > 6। इसमें यहाँ पर +s2 कर दिया और = 4 आ गया। तो ये चूँकि साइड स्मॉल है तो इसमें स्लैक वेरिएबल लगा, यहाँ पर ये साइड ये ग्रेटर थी सेकंड कंस्ट्रेंट में, तो -s1 किया। और a1 a2 क्या है, ये हमें यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम लाने के लिए ये प्रोसीजर करना पड़ता है आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने का। ये पेज इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा 10 सेकंड के लिए रोक देता हूँ, आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। मैंने अलग अलग कंडीशन को दिया कि पहले क्या दिया था फिर क्या बना, ऐसे दूसरी कंडीशन ये दी थी अब ये बनी, ऐसे तीसरी कंडीशन ये दी थी अब ये बनी। नाउ ये इनको कंपाइल करके हम प्रॉब्लम को कैसे लिख सकते हैं, सी ऑन द हियर दिस इज, नाउ वी राइट z* in place of -z, and objective function will be -2x1 -x2 + 0s1 -ma1 -ma2 + 0s2। ये शुरू में तो हमने कैसे भी लिख दिए वेरिएबल x1 x2 x1 जो भी, लेकिन लास्ट में हम ये इस ऑर्डर में लिखते हैं कि जो पहला ये आएगा a1, इससे यूनिट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मिले यानी 1 0 0, इससे यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम मिले 0 1 0, इससे यूनिट मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम मिले इसके कोफिशिएंट से मतलब 0 0 1। सो जिस ऑर्डर में ये x1 x2 s1 a1 वगैरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखे गए हैं, सेम उसी ऑर्डर में आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पड़ेंगी कंडीशंस। यहाँ तो ये ऐड करके जो भी ऊपर लिखा था हमने वो लिख दिया। नाउ इन द मैट्रिक्स फॉर्म इसको हम कैसे लिखते हैं, सी हियर, देखिए जिस तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऑर्डर था, पहले x1 था फिर x2 था फिर s1 था फिर a1 था फिर a2 था फिर s2 था, उसी ऑर्डर में हमने जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये लिख दी, जो हमारे पास कंडीशंस थी उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये लिख दी, राइट। यहाँ आप देख रहे हैं जो रेड कलर में मैंने लिखा है, इसको रेड कलर में ये यूनिट मैट्रिक्स को शो कर रहा है, 3x3 यूनिट मैट्रिक्स। सो क्लियरली हम ये a1 a2 s2 को बेसिक वेरिएबल लेंगे और x1 x2 s1 को नॉन बेसिक वेरिएबल लेंगे। जब ये x1 x2 s1 नॉन बेसिक वेरिएबल हो गए तो इनकी वैल्यू तो 0 रख देंगे और सीधे सीधे a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू और s2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं वहाँ से इक्वेशन से। नाउ नेक्स्ट सी, इसमें अब हमने स्टार्टिंग टेबल बनाई। सी द स्टार्टिंग टेबल,
यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये सी जे कॉस्ट वेक्टर, मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें वेरिएबल के साथ में जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर है, x1 के साथ -2, x2 के साथ -1, और ये s1 की कॉस्ट 0 रखी, a1 की -m, a2 की -m और s2 की 0 ये है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको एक तरह से कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखनी, x1, x2, s1, a1, a2, s2, ये इनके कोफिशिएंट नीचे। तो यहाँ से और यहाँ तक ये आपको समझो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखनी। फिर जैसे सिंप्लेक्स मेथड में लिखा था बिल्कुल टेबल वैसे ही बन रही है, ऑर्डिनरी सिंप्लेक्स मेथड में जैसे था। ये वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल यहाँ लिखा, बेसिक वेरिएबल क्या क्या है वही लिखे, बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट ये लिखा। तो बेसिक वेरिएबल हमारे आए थे a1, a2, s2, a1 की कॉस्ट -m, a2 की कॉस्ट -m, s2 की कॉस्ट 0, और a1 की वैल्यू 3 आई थी, a2 की 6, s2 की 4। ये आप इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। नॉन बेसिक क्या थे, x1, x2, s1, वो नॉन बेसिक 0 थे, उनको जो इक्वेशन आई थी हमारी वहाँ रखेंगे तो a1, a2, s2 की वैल्यू निकल आएगी। तो ये इनिशियल टेबल हो गई। यहाँ पर लास्ट रो, दिस इज कॉल्ड जेड रो, है ना। तो जेड रो कैसे निकलता है, ये इसके ऊपर यहाँ ये जो वैल्यू ऑफ एक्स भी था, यहाँ इसके नीचे यहाँ जेड की वैल्यू आती है, दिस इंटू दिस, ये मल्टीप्लाई किया सीधा, -3m, -6m, क्या हो गया -9m, और ये 4 इंटू 0, तो -9m जेड की वैल्यू है फिलहाल। और m इज़ ए वेरी लार्ज क्वांटिटी, पॉजिटिव नंबर है, हम चाह रहे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना, जेड स्टार को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो -9m यानी बहुत बड़ा घाटा है, इट्स ए वेरी बिग लॉस। सो नेक्स्ट सी दिस z1 minus c1, this is z1 minus c1. Again I am telling you how to calculate this. Multiply this and this corresponding element ये this यानी -3m, -4m means -7m, and this is 0, और माइनस का ये 2 मीन्स प्लस का 2 हो गया और माइनस का 7m, दिस इज z1 minus c1। इसी तरह से z2 minus c2 है, ये z3 minus c3 एंड सो ऑन, ये सब कैलकुलेट कर ली। एंड रिमेंबर दैट zj minus cj corresponding to basic variable will be 0 always, तो ये 0 है यहाँ। नेक्स्ट सॉरी, इसमें जो मैंने वो स्लाइड पलट दी है वहाँ पर हमें मिनिमम रेशो लेना था, और मिनिमम रेशो अगेन मैं दोबारा से इसको लेता हूँ। ये था, और हम आते हैं फर्स्ट टेबल पर, ये फर्स्ट टेबल है, राइट, यहाँ हमने ये टेबल बनाई थी। तो यहाँ इसके बाद हमें देखेंगे कि zj minus cj which is most negative, so 2 minus 7m and 1 minus 4m, this is most negative because m is a very large quantity, and -7m here -4m, so clear cut this is most negative। तो z1 minus c1 most negative है, it means x1 is entering vector, x1 is entering vector here, right, so this is entering vector, ये तो हमें पता चल गया कि entering vector है। now we have to find outgoing vector, and for this we find the minimum ratio किसका, xb का, और entering vector की जो एंट्रीज हैं कॉरस्पॉन्डिंग उनका रेशो हम लेंगे। तो 3/3 पहला रेशो, 6/4 सेकंड रेशो, 4/1 थर्ड रेशो। इट इज़ रिटन हियर मिनिमम रेशो 3/3 1, 6/4 इतने 4/1, एंड ये 3/3 1 मिनिमम है। इसमें मैंने रेड स्टार इसीलिए लगाया कि ये मिनिमम है, तो ये आ गया। एंड ये रेशो कॉरस्पॉन्डिंग टू कहाँ से आया, ये इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्ड आया। तो ये एलिमेंट जो है ये की एलिमेंट होगा, ये जो पहला पूरा रॉ हो गया हम इसको की रॉ बोलेंगे।
ये जो है इसको की कॉलम बोलेंगे, और दिस 3 स्टार जो लिखा है ये 3 सिंपली दिस इज की एलिमेंट। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज मेक द की एलिमेंट यूनिटी एंड 0 टू ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट कॉलम, की कॉलम। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यूनिटी हो जाएगा, इसको 0 बनाएंगे इस की एलिमेंट की हेल्प से, राइट। तो की एलिमेंट वाले इस रॉ को हम क्या 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 माइनस 4/3 R1 ऐसा एक ऑपरेशन लगा करके ये 0 बन जाएगा। सिमिलरली R3 माइनस R1/3, तो ऐसे रॉ ऑपरेशन लगाए और ये और ये एलिमेंट को 0 बनाया और की एलिमेंट को यूनिटी बनाया। रिमेंबर दैट जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है वो की एलिमेंट में ही करना है, बाकी और में नहीं करना है। नेक्स्ट, तो ये ऑपरेशन हमने यहाँ लिखे हैं कि R1 को रिप्लेस कर दिया R1/3 से, R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस 4/3 R1 एंड R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R1। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आ गई हमारे पास वो ये आई है। देखिए ये की एलिमेंट था 1 बन गया, ये 0 एंड सो। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी कि A1 आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ से निकल गया, आउट गोइंग हुआ। जहाँ की एलिमेंट आता है, की एलिमेंट के जो कॉरस्पॉन्डिंग रो में जो बेसिक वेरिएबल था वो आउट हो गया। एंड वंस द आर्टिफिशियल वेरिएबल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बेसिस देन वी डू नॉट अलाउ इट टू एंटर अगेन। यानी एक बार आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर बाहर निकल गया तो हम दोबारा उसकी एंट्री नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने लिख जरूर दिया ये आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 निकला था, बाहर निकला था, पर इसकी कैलकुलेशन हमने कुछ नहीं की। तो A1 आर्टिफिशियल वेरिएबल निकला था, उसकी जगह x1 आया था जो एंट्रिंग वेक्टर था। नाउ द बेसिक वेरिएबल x1 A2 S2 ये है, और सेम एज अबव बिल्कुल टेबल हम फिर ZJ माइनस CJ कैलकुलेट किया। यहाँ पर ये 0 है, 1 माइनस 5m/3 अगेन दिस इज़ नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये 0 A1 में कोई कैलकुलेशन हम नहीं करते। तो ये नाउ दिस इज एंट्रिंग वेक्टर, ये अगेन नेगेटिव है Z2 माइनस C2, तो दिस इज एंट्रिंग वेक्टर यानी x2 अब आएगा बेसिस में। और कौन सा बेसिस से बाहर निकलेगा, बेसिस हम इसको कह रहे हैं, इससे निकलेगा कौन सा बाहर वो मिनिमम रेशियो हमें बताएगा। तो मिनिमम रेशियो हम लेते हैं वैल्यू XB की और डिवाइड बाय दिस, तो 1/1/3 ये यहाँ लिखा है मैंने, ये आ गया। नेक्स्ट 2/5/3 ये आ गया 1.2 एंड नेक्स्ट 3/5/3 ये आ गया 1.8। तो क्लियर कट 1.2 इज़ मिनिमम। ये स्टार मैंने रेड इसलिए लगाया कि ये मिनिमम एलिमेंट है, और इसके सामने यहाँ स्टार इसलिए लगा कि ये की एलिमेंट है, और ये सामने A2 बाहर हो जाएगा यहाँ से, राइट। A2 यहाँ से बाहर निकल गया। तो अब काम क्या बचा हमारा, की एलिमेंट को यूनिटी बनाएंगे, यानी इसको 3/5 से मल्टीप्लाई किया R2 को, तो ये यूनिटी बन गया। और इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। कैसे बनते हैं वो मैंने ऑपरेशन आगे लिख दिए। दीज आर द ऑपरेशन। R1 को रिप्लेस किया R1 माइनस 1/5 R2, R2 को रिप्लेस किया 3/5 R2 से, R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R2 से। तो इस हिसाब से दोनों 0 बन गए। यहाँ देखते हैं हम, अभी A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल निकला, इससे पहले A1 निकला था, तो इन दोनों को यहाँ मैंने लिख दिया है। बाकी ये आपकी चॉइस है, आप इसको ना लिखें टेबल में तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार ये आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गए तो इनको हम दोबारा नहीं लिखते। तो मैंने यहाँ केवल लिखा है, लेकिन इनकी कोई कैलकुलेशन नहीं की है, डैश 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 रेड से मैंने दिखा दिया। नाउ द बेसिक वेरिएबल आर x1 x2 और s2। A1 निकला था उसकी जगह x1 आ गया, A2 निकला था उसकी जगह x2 आया था, और S2 अभी ऐसा ही रहा। यहाँ इनकी बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट वगैरह लिख दी। ये जेड रो को हम कैलकुलेट करते हैं उसी हिसाब से, तो ये 0 0 1/5 ये डैश डैश कर दिए, और ये यहाँ पर ये 0 है, 0 छूट गया है इसमें, यहाँ 0 आप लिख लीजिएगा, 0 है, दिस इज 0, राइट, ये 0 आएगा, है ना। तो अब यहाँ देखेंगे हम, तो ऑल ZJ माइनस CJ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये Z1 माइनस C1, Z2 माइनस C2, Z3 माइनस C3 एंड ये डैश डैश कैलकुलेट नहीं किया, और ये 0 आएगा। ठीक, 0 कैसे आएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस और माइनस दिस।
वैसे भी ये बेसिक वेरिएबल है S2, यहाँ दिख रहा है S2, इसके नीचे 0 आएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ x1 बेसिक वेरिएबल, ये देखो x1 बेसिक, ये x1 है, इसके नीचे 0, x2 बेसिक, ये x2 है यहाँ, इसके नीचे 0। तो जो बेसिक वेरिएबल है उनके कॉरस्पॉन्डिंग ZJ माइनस CJ वो हमेशा 0 आएगा। नाउ all ZJ minus CJ are greater than equal to 0 here. Hence at this stage basic feasible solution is optimum. जो स्टार्टिंग में हमने बेसिक सोल्यूशन लिया था वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते होते वो ऑप्टिमम सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। एंड इज गिवन बाय x1 is 3/5, x2 is equal to 6/5 and minimum z is equal to 12/5। देखिए ये जो जेड स्टार है ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम जेड स्टार -12/5, लेकिन हमें एक्चुअली जो वैल्यू है वो मिनिमम जेड की निकालनी थी, और यहाँ पर हमने थ्योरम इस्तेमाल करी मिनिमम जेड इक्वल टू माइनस टाइम्स मैक्सिमम माइनस जेड, और इस माइनस जेड को हमने जेड स्टार रखा हुआ है, तो मैक्सिमम जेड स्टार है ना, माइनस टाइम्स मैक्सिमम जेड स्टार, और जेड स्टार की वैल्यू -12/5 थी, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया 12/5। तो दिस इज द फाइनल basic feasible and optimum solution. x1 is 3/5, x2 is 6/5, minimum z is 12/5, and this is all about big M method. I think आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी एग्जाम्पल को आप एक बार और कीजिए, एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो फिर मेरे से पूछिएगा। एंड टुमारो वी विल डिस्कस two-phase method in the next lecture, and thank you very much. Thank you for watching. Stay tuned and see you in the next lecture.